गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको पता ही होगा आज अपनी कौन सी क्लास होने वाली है। यदि कल आपने वेबिनार ज्वाइन किया था तो यदि आपने वेबिनार ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूं, आज अपने होने वाली है 7 से 8 बजे तक साइंस क्लास। साइंस की क्लास बेसिकली होगी और ये 7 से 8 जरूरी नहीं है कि पूरा 1 घंटा हो। जब तक आपका मन करेगा, मतलब मैं सोचता हूँ यहाँ तक बच्चे बोर नहीं होंगे तो वहां तक आपकी क्लास लगेगी। 7 से एक बेसिकली ये टाइम हो जाता है। इस टाइम पीरियड में हम अपनी क्लास को समाप्त कर देंगे। थोड़ा लेट भी स्टार्ट हो सकती है और थोड़ा जल्दी खत्म भी हो सकती है, तो उस हिसाब से देखते हैं अब कहाँ तक चलती है। और 7 से 8 अपनी ये क्लास रहेगी और रोज लगेगी। संडे भी अब आपका अवकाश रहेगा। और देखते हैं साइंस की क्लास में कैसे क्या स्पेशल क्या होता है। मिशन इंस्पायर्ड क्लासेस की क्लासेज हैं तो स्पेशल तो बनता ही है, कुछ ना कुछ अलग स्पेशल होगा और धीरे धीरे वो स्पेशल आपको नजर आता जाएगा। रोज आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे और एक अच्छी क्वालिटी आपको देखने की मिलेगी, चाहे से वो वॉइस में हो जाए और या फिर कैमरे में हो जाए। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। हमारी टीम वर्क कर रही है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब बेसिकली साइंस की क्लास है तो साइंस एस वैसे मीनिंग निकाले तो इसके अंदर पूरा मीनिंग छुपा है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊं। और टाइम है लेकिन आप फिर टाइम का वेरी ज्यादा करोगे, सर टाइम ज्यादा ले रहा है, सर टाइम ज्यादा ले रहे हो। तो बेसिकली आपने मतलब बचपन से लेके अभी तक आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी साइंस की। साइंस की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है और नहीं पढ़ी है, या फिर आपको किसी ने अब तक पूछा नहीं है बच्चा साइंस क्या होती है, तो पता नहीं, मुसीबत कभी भी आ सकती है। तो अगर किसी ने पूछ लिया तो आपके पास आंसर देने के लिए होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। डेफिनेशन डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन जो अब तक किताबों में सब में जो लिखी गई है साइंस की डेफिनेशन वो है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब क्रम अनुसार जैसे 2000 फिर आ गया 2001 फिर आ गया 2002। जैसे जैसे समय चलता गया वैसे वैसे साइंस का अध्ययन होता गया। तो प्रकृति यानी कि नेचर का अध्ययन प्रकृति के क्रमबद्ध यानी नेचर का अध्ययन स्टेप बाय स्टेप ही विज्ञान है। अब विज्ञान की कई शाखाएं हैं। विज्ञान को कई भागों में बांट दिया गया। महत्वपूर्ण 2 भाग अपन जो पढ़ते आते हैं या फिर जो हमें इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह में पढ़ाया जाता है। पहला है केमिस्ट्री नहीं बोलूंगा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और इनके अलावा ये दो स्पेशल है ही। इनके अलावा भी बहुत सारे विज्ञान हैं, जैसे जंतु विज्ञान हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया, बहुत सारी शाखाएं विज्ञान की यहाँ पे है। तो हम स्टार्ट करेंगे, मतलब आज मैंने बोला रोज एक टॉपिक होगा, तो आज अपन
ये वाला टॉपिक जो अपन भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं या फिर जंतु विज्ञान की बात कर रहे हैं, प्राणी विज्ञान की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे अपने टॉपिक चेंज होते जाएंगे अलग अलग। जैसे भौतिक विज्ञान, अभी अपन रासायनिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो रासायनिक विज्ञान के चैप्टर वगैरह सारा कुछ डिसाइड होगा कब और कैसे पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम रासायनिक विज्ञान से शुरू करेंगे। वैसे कोई डिसाइड नहीं था भाई कौन सा टॉपिक पहले कराया जाए, मैंने बहुत मुश्किल से सोचा भाई कौन सा करवाना चाहिए। हाँ ये भी हो सकता है, आप कमेंट कर सकते हो हाँ भाई ये सर ये वाला टॉपिक पहला करवाना चाहिए। जैसे भौतिक विज्ञान अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स पहले हो तो आप फिजिक्स के बारे में कमेंट कर सकते हो। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि कौन सी क्लास पहले होनी चाहिए, या साइंस की क्लास यानी कि केमिस्ट्री की क्लास पहले होनी चाहिए या फिर फिजिक्स की क्लास पहले होनी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली हम 10th लेवल से शुरू करेंगे तो 10th लेवल में सब सेम आता है। जैसे उसमें आगे रासायनिक विज्ञान भी आ जाती है, भौतिक विज्ञान भी आ जाती है, जंतु विज्ञान भी आ जाती है और प्राणी विज्ञान भी आ जाती है। इंग्लिश में बोले तो केमिस्ट्री भी आ जाती है, फिजिक्स भी आ जाती है और बायोलॉजी भी आ जाती है और वगैरह वगैरह सारे सब कुछ साइंस के अंदर आ ही जाते हैं। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे तो इसमें कोई डिसाइड नहीं होगा कि सर 10th क्लास का ही पढ़ रहे हैं या फिर 11th क्लास का पढ़ रहे हैं या 12th से ऊपर का पढ़ रहे हैं, इससे कोई डिसाइड नहीं है। हम रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक में अपन बीएससी का स्टार्ट कर रहे हैं या कोई का स्टार्ट कर रहे हैं। अब फर्स्ट टॉपिक अपने आएगा एसिड बेस। मैंने डिसाइड किया कि एसिड बेस से क्यों ना एसिड बेस से शुरुआत कर दी जाए। तो एसिड बेस से जब अपन शुरुआत करेंगे फर्स्ट टॉपिक तो एसिड बेस आपके 10th लेवल का तो पूरा कवर करवाया जाएगा। उसके अलावा 11th 12th और बीएससी और भी जो जहां भी आपको एसिड बेस मिलेगा वहां का सारा कवर करवा दिया जाएगा। और उससे पहले साइंस 10th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 आई थिंक, जहां तक है चैप्टर नंबर 5 होना चाहिए और फिर आप बुक्स में मिला लेना। चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री। इन एवरी डे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में रसायन, हिंदी में भी लिख देता हूं। दैनिक जीवन में रसायन। दोस्तों कुछ गलतियां हो भी सकती है तो मैं कुछ गलती करता हूं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और जहां तक है गलतियों से इंसान सीखता है, गलती नहीं करेंगे इसका मतलब आपने कोशिश ही नहीं की किसी चीज को करने की। तो मैं तो जहां तक मानता हूं गलती हो रही है तो अच्छी बात है, गलतियां नहीं होगी। परफेक्ट होता है इंसान जिससे गलतियां नहीं होती और मैं खुद को परफेक्ट मानता नहीं हूं, इसलिए अगर कोई गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 10th क्लास। और यहां से अपन टॉपिक उठाएंगे, यहां पे मेन टॉपिक है एसिड एंड बेस एसिड एंड बेस यानी कि अम्ल एवं क्षार, ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक पर जाने से पहले अपने चैप्टर का नाम था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मतलब रासायनिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता के बारे में इस
इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, या फिर यूं बोल दे रासायनिक विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखती है, तो उस चीज के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक विज्ञान की पहले तो रासायनिक विज्ञान की डेफिनेशन देखेंगे। अब तक हमने देखी विज्ञान की डेफिनेशन। विज्ञान क्या होती है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाती है। और अब अपन देखेंगे रासायनिक विज्ञान की डेफिनेशन। रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? कोई बता सकता है केमिस्ट्री क्या होती है? चलो मैं बताता हूं अब आपको। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, देखो सिंपल सी डेफिनेशन, केमिस्ट्री, केमिकल ऑफ हिस्ट्री, यानी कि केमिकल का इतिहास जहां पे है वही केमिस्ट्री है। और जो किताबों में लिखी हुई है वो भी बताता हूं आपको कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना और उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और पदार्थ की बनावट, इन सब का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा वो रासायनिक विज्ञान कहलाती है। रटने का कोई फंडा नहीं है, अपने को सीधा सा याद रखना है। पदार्थ के संगठन, संगठक या संगठन, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो संगठक यानी कि पदार्थ किन किन से मिलकर बना है, उसकी संरचना, पदार्थ की संरचना कैसी है, उसके गुण यानी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तो उसके गुण और उसमें होने वाले परिवर्तन। मतलब रासायनिक पदार्थों में आप परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ भी एक, बर्फ का बनना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो बर्फ बनने से पहले वो लिक्विड फॉर्म में होती है और बनने के बाद वो ठोस फॉर्म में चली जाती है। तो इस तरह पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, इन सभी का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो है रासायनिक विज्ञान। अभी आज अपना फर्स्ट डे है तो मैं कुछ एनिमेशन वगैरह दिखा नहीं सकता, थोड़ा टाइम लगेगा। आपको एनिमेशन से सारी चीजें समझाई जाएगी। एक साइड में एनिमेशन का पार्ट होगा जिसके अंतर्गत आपको 3D में सारी चीजें बताई जाएगी। और तो आज की क्लास तो अपन बिना एनिमेशन के करेंगे और आगे की नेक्स्ट क्लास है आपको एनिमेशन से दिखाई जाएगी। और हर टॉपिक, जैसे अम्ल क्षार अपन ने आज उठाया, अपन ने रासायनिक विज्ञान की परिभाषा देख ली। चलो परिभाषा तो समझ में आती है सर जी, परिभाषा तो समझ में आ गई कि रासायनिक परिवर्तन हो गया, पदार्थ की अवस्था होगी, इन सब का तो समझ में आता है। लेकिन हमें ये तो बताओ रासायनिक विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण था कि रासायनिक विज्ञान पढ़नी पड़ रही है हमें? कारण बेटा एक बार क्या है, एक छोटा बच्चा ही मान लो, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, क्यों जरूरत पड़गी तो ज्यादा मेंशन मत करना। एक छोटा बच्चा है, उसने पूछा मम्मा जी ये दही खट्टा क्यों लगता है? मैं दही खा रहा हूं, ये खट्टा क्यों लगता है? पानी तो नहीं लगता। मम्मा भी चक्कर में पड़ी, भाई पानी तो नहीं लगता, दही खट्टा क्यों लगता है? चलो भाई ये तो समस्या ही होगी। गांव में थे मास्टर जी, अब मास्टर जी ने देखा यार ये तो समस्या है, कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। और मास्टर जी मान लो मास्टर जी थे एंटी लेवोजिए, जिन्हें रासायनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। मास्टर जी कौन थे? एंटी लेवोजिए। उन्होंने कहा यार क्वेश्चन तो जानने लायक है,
तो जानने लायक है तो क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए भाई। ये चीज खट्टी क्यों लगती है, ये चीज मीठी क्यों लगती है, ये चीज कड़वी क्यों लगती है। तो उन्होंने धीरे धीरे कई एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने एक किताब पा लिया कि रासायनिक विज्ञान के जनक एंटी लेवोजिए रासायनिक विज्ञान के जनक ऐसे ही नहीं कहलाते। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनके तथ्यों के हिसाब से उसका डिसाइड हुआ, इनका नाम एंटी लेवोजिए। आज भी जब कोई जैसे गवर्नमेंट प्रिपरेशन हो गया उसमें पूछा जाता है रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है, तो उसका एक सिंपल सा आंसर है एंटी लेवोजिए। अब ये चीजें आपको धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा। हाँ, मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा अभी एंटी लेवोजिए का, लेकिन थोड़ी चीजें कुछ शुरुआत करने के लिए थोड़ा माइंडली होना पड़ता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। और आज अपना बेसिक पढ़ाएंगे अपन। बेसिक में अम्ल क्षार अपना टॉपिक है ही, मैंने बता दिया ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पहला टॉपिक है अम्ल क्षार। तो जो ना शुरुआत की जाए। और ये देखो, अपन कोई भी टॉपिक हो उसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अपन बेसिक, दूसरा एडवांस, और तीसरे के अंदर अपना होगा कम्युनिकेशन। भाई इसके अंतर्गत आपने क्या सीखा, कम्युनिकेशन स्किल जैसे डेवलपमेंट होती है ना, वैसे ही अपन चैप्टर के अंदर लेंगे। हर टॉपिक के अंदर पहला हो गया बेसिक। बेसिक में आपको एकदम बेसिक से, आपको कुछ भी नहीं आता, साइंस का क्या भी नहीं आता, तो आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। फिर आपके आएगा एडवांस लेवल में, और उसके बाद में आपके आएंगे क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर बेसिकली 10th क्लास के भी होंगे। भाई 10th क्लास में अपन ने बेसिक पढ़ा ना, बेसिक में कौन कौन सी क्लास रहती है, 9, 11, 12, और उससे पहले वाली क्लासेस भी यदि आपके पास ये वाला टॉपिक है एसिड बेस का, तो उसके पहले वाली क्लासेस भी आपके यहाँ पे आगे मैं टॉपिक वाइज टॉपिक चलूंगा। अभी तो आज क्या है, फर्स्ट डे है, तो मेरे को भी थोड़ा कैमरा फेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। लाइव क्लास है, अगर होती फेस टू फेस क्लास में तो उसमें मजा कुछ अलग आता है, और यहाँ पे कैमरा फेस करने में थोड़ा तो प्रॉब्लम होती है। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि कैमरा फेस करे, लेकिन ये कोविड-19 के अंतर्गत अपन कैमरा फेस कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा वादा है, धीरे धीरे आपको एक अच्छे टीचर की जो जरूरत है वो मैं पूरी अच्छे से करूंगा। तो तीन स्टेप में अपन है, कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे। पहला बेसिक, दूसरा एडवांस, और तीसरा हो गया क्वेश्चन आंसर का, जिसमें अपना कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। कम्युनिकेशन में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अपन एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। बेसिक अपन चलते हैं। आज अपना टॉपिक है बेसिक का ही, अम्ल क्षार एसिड बेस का। आज अपन बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक क्या क्या है अम्ल क्षार में, तो हम देखते हैं। एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेसेस, यानी कि अम्ल और क्षारों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। बेसिक कोई भी चीज बेसिक होती है, तो उसके अंदर बेसिक क्या होता है। पहला तो उनका वर्ड का मीनिंग। साइंस पढ़ते टाइम आपको एक चीज अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, हर वर्ड यानी कि प्रत्येक शब्द अपना एक अर्थ रखता है। क्या चीज होगी,
प्रत्येक शब्द अपना एक वर्ड, मतलब प्रत्येक शब्द अपना एक अर्थ रखता है। एसिड, एसिड यानी अम्ल। दूसरा है बेस, बेस यानी क्षार। दो पार्टों में पदार्थ को बांट दिया, पहला अम्ल, दूसरा क्षार। अम्ल कौन होते हैं, क्षार कौन होते हैं? अम्ल। सिंपल सी डेफिनेशन अगर देखें, वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो, वे सभी पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, स्वाद में खट्टे। अब खट्टा स्वाद आपको पता होना चाहिए, खट्टा स्वाद किस किस में आता है। पहला, अब अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी वाली कहानी सुनी है ना, अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर में भी एसिड होता है। दूसरा, आम खट्टे हैं, तो आम में भी एसिड हो गया। इसी प्रकार अब क्षार की डेफिनेशन अपन दें तो क्षार, वे सभी पदार्थ जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं। अब कड़वे, अरग करेलो तो घणो कड़ो लागे छे। सिंपल सी अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ऐसे बोलते हैं, अरग करेलो तो घणो कड़ो लागे छे। तो कड़ो लागे छे इसका मतलब है उनमें भी आप में क्षार है। और दूसरो है कि और नीम का पत्ता भी कड़ा लागे है, तो उसमें भी क्षार है। अब अपन धीरे धीरे देखते जाएंगे कौन से, मतलब कौन से चीज में कौन सा क्षार उपस्थित है। तो धीरे धीरे यार सीढ़ियां चढ़ती है, अपन को कहीं मंजिल पे जाना है तो उसके लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। तो एक सीढ़ी से शुरुआत करते हैं। अम्ल क्षार को जब डेफिनेशन हुई, स्वाद में कड़वे होते हैं, ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी। अब देखो अम्ल, अम्ल का एक उदाहरण लेते हैं अपन। रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रासायनिक पदार्थ भी होंगे। रासायनिक पदार्थ जैसे अपन ले लेते हैं H2SO4, इसके बारे में आपने सुना होगा। यदि आपने कुछ पढ़ा होगा तो इसके बारे में जरूर सुना होगा। H2SO4, इसे अपन बोलते हैं रासायनों का राजा। राजा कौन होता है? जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, या फिर धन मान लो, मतलब जो पावरफुल होता है वो राजा होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल है। इसको यदि आप अपने हाथ पर, यदि गलती से या आपके हाथ पर गिर भी जाता है तो आपके हाथ को जला सकता है आराम से। कुछ सीख लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से ये आपको जला सकता है। तो H2SO4 के बारे में जैसे जानकारी मिलती है। अब अब देखो, अर्धज्ञानी बोलते हैं ना, अर्धज्ञानी, अर्धज्ञानी नहीं बोलेंगे वो, अब आप समझ जाओ ना उसका क्या है। जैसे हमने बोल दी डेफिनेशन, वे सभी पदार्थ जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं। अब H2SO4 को चेक के देखिएगा, स्वाद में खट्टा है। अरे भाई जीभ को जला देगा, स्वाद में खट्टा तो पता नहीं, लेकिन जीभ हमेशा के लिए स्वाद भूल जाएगी। यहाँ तक कि शायद जीभ नहीं रहे, उसका भी कोई वो नहीं है। तो ऐसे पदार्थों के बारे में कैसे पता चलेगा कि अम्ल है, क्षार है? इन सब चीजों के बारे में पता करने के लिए अब किसी भी चीज को खोजने के लिए अलग अलग मतलब सन में अलग अलग इंसान आते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से अलग अलग इंसानों ने अपने खोज की। ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान ही घर में रोटी बना दे, वो इंसान ही घर का सारा काम कर ले। वैसे होता है, मम्मा करती है, लेकिन फिर भी है ना कई काम होते हैं जो अपन कर देते हैं। लेकिन रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसा नहीं था कि एक ही इंसान ने सारी चीजें बता दी। अलग अलग अवधारणाएं आए, उन्होंने बताया कि अम्ल ये होते हैं, क्षार ये होते हैं। तो उन अवधारणाओं के बारे में अपन समझेंगे। तो पहली अवधारणा, दूसरी अवधारणा, तीसरी अवधारणा। आर्नियस
लेवल ये है। और टॉपिक वाइज टॉपिक सबसे पहले कौन सी अवधारणा आई वो अपन देखेंगे अभी। और जब तक आपको यदि इनमें से कोई एनालिसिस करना है या फिर वो आपको वापस कन्वर्सेशन के लिए आपको देखना है कि अम्ल कैसे है, स्वाद में खट्टे और ये स्वाद में कड़वे, तो आप नोट भी कर सकते हैं। और अब अपन पढ़ेंगे कि कैसा कौन सी अवधारणा कब आई, कैसे आई, तो उसके बारे में देखें। तो पहली अवधारणाएं अपनी है, सभी ड्रॉ कर चुके होंगे, मैंने मिटा भी दिया है। अब अपन आगे चलते हैं। अपना टॉपिक था ना, अपना टॉपिक है ना कि अब देखेंगे कौन कौन से मतलब साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग समय में कैसे कैसे अम्ल क्षारों की पहचान की। अम्ल क्षारों की पहचान करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका नहीं है कि अम्ल क्षार को एक ही पहचान की, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका पीएच, पीएच के मान से भी डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो इन पीएच, इन सब का नाम बताने से पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमको सारी चीजें पता लग जाएगी। पीएच क्या होता है, लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएगी। आज मैं बेसिकली बता दूंगा भाई, हाँ इस साइंटिस्ट ने ये किया, इस साइंटिस्ट ने ये किया, तो लेकिन बताने से क्या फर्क पड़ता है, बताने से क्या फर्क पड़ेगा। देखो अभी मैं बताऊंगा आपको कि इस साइंटिस्ट ने ये किया, इसने अम्ल क्षार की ये उदाहरण दी, इसने ये दी, लेकिन आपको उन चीजों के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे बता पाओगे भाई इसने ये दी, ये इसने वो दी। देख पहला आया था आपने, हाँ और ये सॉरी एक चीज तो मैं भूल ही गया, लिटमस पत्र। पहला, एक तो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, इन सब से अम्ल क्षार का पता लग गया। दूसरा है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र से भी अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। सिंपल सी एक ऐसे याद नहीं रहता तो एक सिंपल सी ट्रिक है, यानी कि अम्ल, नी का मतलब नीले, लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, यदि आप 10th क्लास में हो तो अब से पहले आपने ये पढ़ लिया होगा कि ये ट्रिक है और इससे याद रखा जा सकता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो इन सबको एसिड बेस में डुबो के देखा जाता है। जैसे H2SO4 मैंने बताया था ना, H2SO4 को चख के देखेगा, क्या चख के देखेगा, यानी कि चख के देखेगा तो जीत नहीं रहेगी। तो उनको ऐसे अम्लों की पहचान करने के लिए लिटमस पत्र का भी उपयोग किया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि ये कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। यदि H2SO4 है तो H2SO4 अम्ल होगा, अम्ल है तो अम्ल अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जैसे कि H2SO4 की बोतल में इसको अम्ल को डुबोते हैं तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, जिससे कि अपने को डिसाइड हो जाता है कि यह अम्ल है ना कि क्षार। ऐसे धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। और अभी अम्ल क्षारों के बारे में बताया, अब मैं अवधारणाओं के बारे में बताता हूँ। कौन सा साइंटिस्ट कौन से टाइम पे आया और उसने क्या अवधारणा दी। तो आज हम बेसिकली उन तीनों अवधारणा के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि उनका पूरा ड्राइव अपन नहीं करने वाले। आज कल अपन मैंने बोला ना आज बेसिक पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे एडवांस। तो एडवांस में सारी चीजें बताई जाएगी कि कैसी अवधारणा थी, किसने क्या दिया, किसने क्या दिया और कब दी, और ये एक्सपेरिमेंट अगर यदि किया जा रहा है तो किस हिसाब से किया जा रहा है, कौन सी रिएक्शन है जिससे पता लग सकता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो इन सब के बारे में अपन कल देखेंगे। आज बेसिक है तो बेसिक में पहला मतलब जो पहला वैज्ञानिक जो आए वो अपने थे यहाँ पे 1887 में। थोड़ा डेट ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन हाँ पूरा है मेरे को जहां तक याद है। आर्नियस ने बताया कि वे सभी पदार्थ
वे सभी पदार्थ जो कि जलीय विलयन में, यानी कि H2O, जल जल को H2O बोला जाता है, तो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, वो कौन होते हैं? अम्ल। और जो नहीं देते H प्लस आयन, वो बेसिकली वो क्षार होगी। H प्लस आयन नहीं देते तो कौन सा देगा? OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन देने वाले सभी क्षार और H प्लस आयन देने वाले सभी अम्ल। तो ये जलीय विलयन की बात होगी भाई, जल में घोलेंगे, आयनों में टूट जाएंगे, और H प्लस आयन देता है तो अम्ल, और OH माइनस आयन देता है तो क्षार। अब अपने को तो ये नहीं पता कि H प्लस आयन होता क्या है और ये जल में देगा कैसे, तो ये सब एडवांस में हो जाता है। एडवांस चीजें हम कल पढ़ेंगे, मैंने बताया ना, तो आज मैं कुछ भी नहीं बताने वाला एडवांस का। अगर कुछ बताने लग गया तो शायद थोड़ा हेवी हो जाएगा। फर्स्ट डे की क्लास में ऐसा हेवी नहीं करना कि दूसरे दिन तो आपको क्लास लो गई, लो ही नहीं। हाँ, हेवी तो नहीं होगा, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सारी चीजें एनिमेशन से पढ़ाई जाए। तो एडवांस लेवल अपना एनिमेशन में होगा, बेसिक लेवल अपना व्हाइट बोर्ड पे होगा। अब देखते हैं, तो H2 जो H प्लस आयन देते हैं, आरएनएस का था। अब मैं सामने इनके सामने लिख भी रहा हूं, आरएनएस ने बोला जलीय विलयन, H प्लस OH माइनस। इस पर थी आरएनएस की अवधारणा, फर्स्ट वैज्ञानिक हो गए। कौन सी सन में है? 1887 में। ये कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1857 में आरएनएस ने ये जलीय विलयन, 1857 क्या 1887 में, सॉरी यार, 1887 में जलीय विलयन एक्सपेरिमेंट किया। उसमें बताया जो जल में डिजोल्व हो जाते हैं वो अम्ल, जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल, और जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। और दूसरी जो अवधारणाएं हैं, दूसरी अवधारणा है अपने यहाँ पे, दूसरी अवधारणा वह है ब्रोस्टेड लोरी। ब्रोस्टेड लोरी, ब्रोस्टेड लोरी अम्ल क्षार अवधारणा। अरे नाम ही इतना बड़ा है ब्रोस्टेड लोरी, लेकिन आपको लग रहा है कि ब्रोस्टेड लोरी एक ही इंसान से, तो आप गलत हो। ब्रोस्टेड लोरी बेसिकली, ब्रोस्टेड लोरी दो साइंटिस्ट है, ब्रोस्टेड और लोरी दो साइंटिस्ट है, जिनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं। ब्रोस्टेड लोरी दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। अब वो तो इनके हिसाब से होगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस टाइम पे किया गया। तो ये बेसिकली था, कौन सी सन थी भाई, 1874 से लेके 1936। अब देखो इस एरिया में इनको कितने साल लग गए। तो किसी भी चीज को करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन हाँ, वो बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो ये सब्र का फल ही है जो आज इनका नाम हम पढ़ रहे हैं। वरना कौन जानता है ब्रोस्टेड लोरी कौन था? ब्रोस्टेड कौन था, लोरी कौन था? दो वैज्ञानिक है, एक ब्रोस्टेड दूसरा लोरी। तो आज इनका नाम पढ़ रहे हैं। आप भी चाहते हो कि अपना नाम भी कोई आगे भविष्य में पढ़े, तो उसके लिए ऐसा काम करते रहो। हाँ, सफलता लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। और तीसरा अपने पास लुईस, इसमें ये तो बताया नहीं ये अवधारणा किस पे थी। ये थी अपने प्रोटॉन दाता, और प्रोटॉन
अवधारणा बेसिकली प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के बेस पर ये अवधारणा दी गई थी। अब प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही क्या होते हैं, इन सब के लिए ये सारी चीजें समझने के लिए थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ता है। अब मैं बोल रहा हूँ एडवांस लेवल में, कितना एडवांस लेवल, बार बार में एडवांस लेवल को ले जा रहे हो। तो कल आपको पता लग जाएगा कौन से पदार्थ प्रोटॉन दाता होते हैं, कौन से ग्राही होते हैं, और फुल डेफिनेशन के साथ आपको सब कुछ बताया जाएगा। प्रोटॉन दाता H+, मतलब जिनके पास प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन ग्राही जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या प्रोटॉनों की कमी होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन ये दे सकते हैं अपन। और अब आगे चलते हैं अपन। तीसरी जो अपने आती है, ये पहला हो गया H+ और OH-, और दूसरा ब्रोस्टेड लोरी होगी प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही। और तीसरी जो अपने पास आती है वो है लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा थी अपने पहले तो कौन सी सन में थी, 1923 में, ये 1936 में, ये 1923 में। इसका मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब ये भी चल रहा था। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट सब ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ के सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो जब ब्रोस्टेड लोरी साहब जी जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब लुईस अवधारणा यानी कि लुईस अंकल जी बोलेंगे, लुईस अंकल जी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि 1923 में सक्सेस हो गया। इनका एक्सपेरिमेंट था कि वे सभी पदार्थ जो लोन पेयर, अब लोन पेयर कैसे दिखाऊं, कोई भी कार्बन एटम है, अब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक लोन पेयर बनता है, इसे बोलते हैं लोन पेयर। तो ये सारी चीजें लोन पेयर क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही क्या होते हैं, अपन कल देखेंगे 3D में। इधर मैं दिखा दूंगा प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही कैसे क्या होता है वो सब कुछ। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डे है तो ज्यादा माइंड भी मत करना। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। और मेरे को जहां तक है, अब तीसरे होगी लुईस अवधारणा 1923 में दिया। इसने बोला कि लोन पेयर जो ग्रहण करते हैं वो हो गए अम्ल, और जो लोन पेयर देते हैं वो हो गए क्षार। इस हिसाब से तीनों अवधारणाएं दी गई। अब मैंने सन के अकॉर्डिंग इसको बता दिया है, और आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं आपको वापस से रिपीट करवा दूंगा इन सबको। ये रिपीटेशन होगा, ओनली 5 मिनट में सारा रिपीटेशन हो जाएगा कि कल क्या पढ़ा था आपने। और इस हिसाब से और कल बात करेंगे इनके बारे में कि क्या होता है ये लोन पेयर क्या होते हैं। अब लोन पेयर ही नहीं पता तो इस उदाहरण में तो क्या मतलब। और बेसिकली 10th क्लास में तो यही होता है। मैं हमारे खुद के साथ में हुआ है कि उस टाइम पे हमें पता ही नहीं था कि लोन पेयर क्या होता है, कभी पूछा भी नहीं, गलती तो हमारी ही थी, है ना। लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में तो पता था, लेकिन लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बनाते हैं, ये चीज भी हमें उस टाइम पे पता नहीं थी, लेकिन अब तो सब कुछ पता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं हो जिसको ये सब चीजें पता नहीं हो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाते हैं। तो उस हिसाब से अपन पढ़ते जाएंगे। आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। आज अपना बेसिक था, मैंने बताया, अब वापस एनालिसिस करते हैं क्या मैंने बताया क्या नहीं बताया। तो देखो, सबसे पहले मैंने चीज बोली एवरीडे इन केमिस्ट्री की डेफिनेशन बोली सबसे पहले मैंने, फिर केमिस्ट्री क्या पहले सबसे पहले मैंने बोली साइंस की डेफिनेशन, उसके बाद में मैंने बोला केमिस्ट्री की डेफिनेशन। और केमिस्ट्री में अपने पहला चैप्टर जो पढ़ने उठाया हुआ है चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू आरबीएससी,
और जहाँ तक ये चैप्टर नंबर 5 है, बहुत दिन हो गए मैं तो देखा भी नहीं, बुक्स अलग होगी नहीं होगी, वो तो अब धीरे धीरे देखते जाएंगे क्या चेंज हुआ नहीं हुआ। तो चैप्टर नंबर 5 होना चाहिए एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन जब अपन पढ़ते हैं तो दैनिक जीवन में रसायन, कोई भी दैनिक जीवन में जो भी वस्तु एक काम आती है अपने, वो रसायनों से मिलकर बनी होती है। तो वे रसायन कौन कौन से होते हैं, जैसे दही, दही भी हो गया, दही में भी रसायन है। नींबू हो गया, उसमें भी रसायन है। जितने भी अपन सब्जी भी बनाते हैं तो उसमें भी रसायन है, या कई रासायनिक पदार्थ अपन ऊपर से मिलाते हैं, जैसे हो गया नमक, नमक NaCl हो गया। तो NaCl अपन ऊपर से डालते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड बेसिकली एक उदासीन पदार्थ। सोडियम क्लोराइड के बारे में अपन जानेंगे, उदासीन है, अम्ल क्षार है। अब कई जगह ये अम्ल प्रॉपर्टी शो करता है, वो उसके हिसाब से देख लेंगे कि कौन सी रिएक्शन में कैसे क्या होता है। Na+Cl- में ये टूट जाता है। तो ये सभी रासायनिक पदार्थ है। अब कौन सा Na+ में टूटेगा, कौन सा Cl- में टूटेगा, ये सब रिएक्शन से पता चलेगा। और रिएक्शन में अभी पढ़ाने लग गया तो आप में से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए ये हो गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में सबसे पहला टॉपिक आता है अपने अम्ल क्षार। 5 मिनट के अंदर अपन को ये इसका पूरा ड्राइव करना है जो अपन ने आज पढ़ा। तो अम्ल क्षार हो गया, अम्ल क्षार के बारे में पढ़ने पड़ा। अम्ल क्षार में फिर अम्ल क्षार की डेफिनेशन होगी, और डेफिनेशन के बाद में पता लग गया कि खट्टे कड़वे सब जितने भी हैं उनके हिसाब से पता लग गया कि कौन से अम्ल कौन से क्षार है। उसके बाद में अलग अलग, और सेकंड टॉपिक था अपना लिटमस पत्र से भी पता किया जा सकता है कि कौन सा अम्ल कौन सा क्षार है। लिटमस पत्र में यदि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार के साथ उल्टा होता है, वो नीले लिटमस पत्र को अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस पत्र 2 तरीके के होते हैं, लाल और नीला। मैं कल आपको लिटमस पत्र भी दिखा दूंगा, लिटमस पत्र होता कैसा है। कई हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा और कई जानते होंगे, तो दोनों के लिए बेस्ट है। एक्सपेरिमेंट करके बता दिया जाएगा, और तो क्या चाहते है ना। तो अम्ल और क्षार के बारे में अपन कल देख लेंगे और ज्यादा। और फिर उसके बाद में आए अवधारणाएं पहली थी आर्हेनियस अवधारणा, दूसरी थी ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा। ब्रोस्टेड-लोरी 2 इंसान थे, और तीसरी थी अपने लुईस अवधारणा। तो इन सब के बारे में आज पढ़ने पड़ा। कल अपन इसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे। एडवांस लेवल में अपन एडवांस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अपना 10th क्लास में जो रिएक्शन वगैरह दे रखी है वो आएगी, और 11th आएगा, 12th आएगा, जितने भी है एडवांस लेवल में, जितने भी भाई लुईस अवधारणा थी वो किस बेसिस पे काम करती है, और लुईस अवधारणा है तो लुईस अवधारणा से कैसे क्वेश्चन आएगा। यदि अब मान लो आपका आईआईटी का एग्जाम लग रहा है, तो उसमें आईआईटी या नीट हो गया, इनका एग्जाम लग रहा है, तो उसमें ऐसे तो पूछने से रहा भाई अम्ल कौन सा होता है, क्या ये अम्ल है, एग्जाम्पल देके ऐसे थोड़ा पूछेगा क्या ये अम्ल है, हर कोई बता देगा। तो उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे, और कल थोड़ा एडवांस लेवल चलेगा। तो तब तक के लिए अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े। आज क्लास थोड़ी अच्छी नहीं लगी होगी तो कल और भी अच्छी लगेगी। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है किसी भी चीज में। हाँ, मेरे को तो मैंने अपना अच्छा दिया, मेरे को खुद को लगता है, और शायद आपको नहीं लगता तो कल एक और बार क्लास लेके देखिए। किसी भी इंसान को जज करने के लिए एक क्लास काफी नहीं होती, कम से कम आप 3 क्लास जरूर लेके देखें। इसलिए मैंने कल बोला था कि एक बार क्लास अवश्य ले, तो आज बिना तैयारी के तो कुछ भी नहीं होता। तो अब देखते हैं कल की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।